चैनल एडुटोपिया में हमने शुरू किया था एडुटेरिया करंट अफेयर, जिसमें अब अगला टॉपिक है हमारा राम मंदिर। आइए राम मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं जानते हैं। ये काफ़ी न्यूज में है तो इससे प्रश्न बन सकते हैं। राम मंदिर जो है, राम जन्मभूमि मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले ये देख लेते हैं। राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। कौन सी शैली में बनाया गया है? नागर शैली में। मंदिर बनाने की शैलियों के बारे में हमें पता है पहले से, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, अलग अलग शैलियों में मंदिर बनता है। तो ये नागर शैली में बनाया गया है। वास्तुकार इसके कौन है? चंद्रकांत बी सोमपुरा। चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया। और कंपनी कौन सी है जिसने बनाया है? लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो का के बारे में आप जान रहे होंगे, LNT नाम से ये फेमस है कंपनी, LNT, लार्सन एंड टूब्रो। और इसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम किया है वो टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। ये TCEL ने ये काम किया है। ठीक है। इसमें 5 मंडप हैं। मंडपों का नाम ध्यान रखिए। 5 मंडप है: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये 5 मंडप हैं। ये 3 मंजिला है, प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इस पे कुल 392 खंबे और 44 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 44 दरवाजे। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने खंबे हैं, कितने दरवाजे हैं। याद रखना है 392 खंबे हैं और 44 दरवाजे हैं। इसकी लंबाई जो है 380 फीट है पूर्व से पश्चिम की तरफ, और चौड़ाई जो है 250 फीट है, और ऊंचाई इसकी 161 फीट की है। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। लोहा और स्टील यूज नहीं किया गया है इसमें। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप है, जिसे बालक राम का नाम दिया गया है। 5 वर्ष का बालक रूप की स्थापना की गई है, जिसे बालक राम का नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों पर सूर्य देव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर हैं। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है। अन्य प्रस्तावित मंदिर, यहाँ पे कुछ मंदिर प्रस्तावित भी हैं जो आगे चल के बनेंगे: महर्षि वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वशिष्ठ मंदिर, महर्षि अगस्त्य मंदिर, निषाद राज मंदिर, माता शबरी मंदिर, जटायु मंदिर और देवी अहिल्या मंदिर। देवी अहिल्या जी को, इन लोगों को समर्पित मंदिर हैं जो प्रस्तावित हैं आगे। और इसमें भगवान राम जी के बारे में है कि उनकी 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था। एक अरुण योगीराज जी ने किया था, सत्यनारायण पांडे जी ने किया था और गणेश भट्ट जी ने किया था। तो अरुण योगीराज जी द्वारा निर्मित 51 इंच की जो मूर्ति है उसको प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। अरुण योगीराज, ये पूछा जा सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की हुई है उसकी ऊंचाई क्या है, तो 51 इंच की वो है मूर्ति, और किन्होंने बनाया है? अरुण योगीराज जी ने। आप इसको आसानी से इस तरीके से याद रख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं, है ना। तो आप योगीराज जी को याद रख सकते हो कि उन्होंने राम जी की मूर्ति बनाई है, जिसका चयन किया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अगला हमारा टॉपिक है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का जो है 100वें जन्मदिन की पूर्व जन्म वर्ष 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के लिए बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी हैं, है ना। तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? इनके 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या को। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौजिया गांव, अब उस गांव का नाम बदल के कर्पूरी गांव कर दिया गया है, पितौजिया गांव समस्तीपुर में हुआ था। 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। जन नायक के नाम से प्रसिद्ध और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। ये सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट में जीत हासिल की थी। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है इन्होंने। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। ठीक है, MP बने थे वो। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया, और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप से हटा दिया। बिहार और यूपी के छात्रों के लिए हमेशा ये इंग्लिश को लेकर विवाद होता है कि कंपल्सन क्यों है ये। तो उन्होंने जब वो शिक्षा मंत्री बने तो कंपल्सन
हटा दिया अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी जो है मैट्रिक की परीक्षा मतलब 10वीं की जो परीक्षा होती है उससे अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटा दिया, ऐच्छिक विषय बना दिया। इन्होंने 1970 में बिहार के पूर्ण शराबबंदी लागू किया। देखिए अभी फिर से शराबबंदी हुई है बिहार में, नीतीश कुमार जी ने किया था, काफी न्यूज में था। तो इससे पहले भी बिहार में शराबबंदी हो चुकी है। 1970 में इन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया था। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों का 3% हिस्सा मिला था। कर्पूरी ठाकुर जी ने इन सारे फॉर्मूलों में पहले ही काम किया है जहां अभी सरकार काम कर रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण अभी लेके आई है। ये देखिए उच्च जाति के गरीबों को पहले ही उन्होंने 3% आरक्षण दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि अभी इनको भारत रत्न मिला है इसी साल में, तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारत रत्न के बारे में कुछ जानते हैं। भारत रत्न के बारे में, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, आपको पता होगा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है। एक साल में 3 से ज़्यादा हम ये पुरस्कार नहीं देते हैं, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। इनमें शामिल हैं कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भी आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। इस वर्ष पहली बार है 5 लोगों को दिया गया है, नहीं तो अब तक मैक्सिमम 3 लोगों को दिया गया था एक साल में। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है, इसमें कुछ पैसे नहीं दिए जाते हैं, बस ये सम्मान है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में से पहले 1954 में पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन थे। 1954 में जब ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया था तो सबसे पहले किनको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन जी को। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। 49 पर्सनालिटी हैं कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न पाने वाले। ठीक है, अब अगले हैं भारत रत्न जिनको मिला है लाल कृष्ण आडवाणी जी। इनके बारे में जानते हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी 50वें व्यक्ति हैं भारत रत्न पाने वाले। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि 50वें व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न मिला है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, भाजपा के निर्माण में उनका बहुत अहम योगदान है और वो संस्थापक सदस्य में से हैं। वो नेत्रा उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे। नेत्रा उपनाम था उनका ये सिनेमा कॉलम लिखने में। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 1979 में द पीपल बेट्रेड बेट्रेड पुस्तक लिखी थी उन्होंने। 1979 में द पीपल बेट्रेड नाम की पुस्तक भी लिखी थी और बेंगलोर में उनको गिरफ्तार किया गया था आपातकाल के दौरान। ये प्रश्न आ सकता है कि इमरजेंसी के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो बेंगलोर में गिरफ्तार किया गया था। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू की गई थी। इस यात्रा के दौरान वे 22 अक्टूबर 1990 की रात में समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे। समस्तीपुर में बिहार के मुख्यमंत्री उस समय लालू प्रसाद यादव जी थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो लालू प्रसाद यादव जी थे। 22 अक्टूबर 1990 को इनको समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। वहाँ पे कार सेवकों ने जो कार सेवक हैं उनकी रथ यात्रा जब पहुंची थी वहाँ, उसके बाद बाबरी विध्वंस का मामला भी सामने आया था। उनके नेतृत्व में कुछ और यात्राएं हुई हैं। जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा। ये कुछ यात्राएं उन्होंने की है हमारे देश के लिए। राजनीतिक करियर उनका कैसा रहा है, क्या रहा है? राजनीतिक करियर जो है 1967 से 1970 तक वे दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए और 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 1986 में भाजपा के अध्यक्ष। भाजपा के वो फाउंडिंग मेंबर भी थे और 1986 में वो भाजपा के अध्यक्ष भी बने।
राज्यसभा में सदन के नेता भी चुने गए। ठीक है, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, तो वहाँ पे वो केंद्र सूचना प्रसारण मंत्री भी थे और राज्यसभा में सदन के नेता भी चुने गए थे। 1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1989 में वो नई दिल्ली सीट से लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। वे 7 बार लोकसभा के, 1 बार नई दिल्ली और 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य थे। 7 बार लोकसभा सदस्य और 4 बार राज्यसभा सदस्य। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में भी काम किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ठीक है, वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे उस समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत कर नहीं आई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। अगला है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी। इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में 91 भारत रत्न से 51वें भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। 49वें कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी, 50वें लालकृष्ण आडवाणी जी और 51वें चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, और वे 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने। उन्होंने भारतीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम बदलकर लोकदल कर दिया। 1967 में और फिर 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बने। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री, वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 20 अगस्त 1979 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया। किसान घाट राजघाट के पास में ही है, किसान घाट स्मारक बनाया गया इनके लिए। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ क्या थी? किसान के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया था, तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस मनाया जाता है। उनके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 पेश किया गया। कृषि विषय पर उन्होंने किताबें लिखी। भारत की आर्थिक नीति, गांधीवादी खाका और भारत की आर्थिक दुस्वप्न, कारण और उपचार, ये पुस्तकें कुछ उन्होंने लिखी थी। उनके महत्वपूर्ण प्रकाशन जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती और एक्स-रे, भारत की गरीबी और उनके समाधान आदि हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है? भारत रत्न। यहाँ पे पामुला पार्टी कर दिया गया है। पामुला पार्थी नाम था इनका, पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के नाम से आप जानते हैं, ये भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जन्म इनका कब हुआ था? 28 जून 1921 को, तेलंगाना में, जो पहले आंध्र प्रदेश था, है ना। हाल ही में 52वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1971 में वे आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में उन्होंने गृह मंत्री का कार्यभार भी संभाला। उन्होंने केंद्रीय विदेश, मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्रालय में भी काम किया, मतलब मंत्री के रूप में। वे 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए ज्ञान भूमि रूप में एक स्मारक, ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या थी? कृतियाँ भी देख लेते हैं इनकी। उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वै पदाग्लू का हिंदी अनुवाद किया। सहस्त्रपान नाम है उनका हिंदी अनुवाद का। उनकी आत्मकथा द इनसाइडर 1998 में प्रकाशित हुई। ये उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है। एलपीजी सुधार पेश किया उन्होंने। 1952 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की, एनएसई की। उनके कार्यकाल के दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ। भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में हम देखते हैं। 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया। हाल ही में 53वें भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। तो हमने 5 भारत रत्न देखे, 49 हुए हैं।
50वें, 51वें, 52वें और 53वें, जो 5 लोगों को इस बार भारत रत्न मिला है। भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है इनको, एम एस स्वामीनाथन जी को। संबंधित तथ्य क्या है? 1961 से 72 भारत कृषि अनुसंधान संसाधन संस्थान के निदेशक रहे, डायरेक्टर रहे वहाँ के ये। 1972 से 1979 तक भारत कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे और 1979 से 1980 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव भी रहे ये। और 1982 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के महानिदेशक के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष बने। 2007 से 13 तक राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको सम्मान कुछ दिए गए थे, जैसे कि 1971 में इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता रहे। 1994 में UNEP शासका व पर्यावरण पुरस्कार इनको मिला और 1999 में इनको यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक मिला। सन 2000 में इनको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल मिला। ठीक है, इनकी उपलब्धियां हैं ये। और राष्ट्रीय स्तर पर इनको कुछ सम्मान मिले हैं। ये 1961 में इनको SS भटनागर पुरस्कार मिला। पद्म श्री मिला इनको 1967 में। 1972 में पद्म भूषण मिला और 1989 में पद्म विभूषण मिला। पद्म श्री 67 में, 5 साल के बाद 72 में पद्म भूषण और फिर इनको 1989 में 89 में पद्म विभूषण और अभी 2024 में जाकर भारत रत्न भी मिला। और 1999 में इनको शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला। अगला टॉपिक हमारा 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग में भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होता है। अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सचिव ऋत्विक रंजन पांडे जी। सदस्य कौन कौन है इसके? अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। कार्य क्षेत्र क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना है और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने के सिद्धांत का निर्धारण करना है। भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान के को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का भी स्थापना करना है। नोट, आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिशें करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे और इसकी अवधि 2020 से 21 तक थी। 2021 से 25-26 तक की थी 15वें वित्त आयोग की। ठीक है, अब 16वें वित्त आयोग की स्थापना कर दी गई। 16वें वित्त आयोग को 5 साल की अवधि के लिए 26-27 से 30-31 तक होगा। ठीक है, के लिए इसको गठित किया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी है। 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार का 1 पद भी सृजित किया। विशेष राज्य श्रेणी दर्जा, ये क्या होता है? बिहार के झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, लेकिन 24-25 के बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार, आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य दर्जा देने से मना कर दिया। विशेष राज्य श्रेणी में को 1969 के 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। विशेष राज्य का मानदंड क्या है? पहाड़ी या कठिन इलाका, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन, राज्य के वित्त की गैर
व्यवहार्य प्रकृति। उपरोक्त मानदंड गडगिल फॉर्मूला पर आधारित है। ये कुछ मानदंड है, इसके तहत विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह को मिला हुआ है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। विशेष राज्य को लाभ क्या मिलता है? केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि 90% का केंद्र वहन करता है, अदरवाइज 60-40 का फॉर्मूला चलता है। खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है, जबकि नॉर्मल राज्य में खर्च न किया गया पैसा लैप्स हो जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान SPS राज्य, स्पेशल स्टेटस राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व सामने आया, समाप्त हो गया। तो उस समय कब 1969 में ये सामने आया था, है ना? ये कब स्टार्ट हुआ था? ये सामने कब आया था? 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद। और ये अब इसका जो है ये जो है समाप्त हो गया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% का सुझाव। COP28 ये क्या है? COP28 डिक्लेरेशन UNFCCC के पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। COP28 के नतीजे 4 स्तंभ के अंतर्गत शामिल हैं। पहला स्तंभ क्या है? एक उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना। 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना कम से कम 11,000 गीगावाट तक करना। और 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर 2% से दोगुनी होकर 4% से अधिक हो जाएगी। तेल और गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर के 52 हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शुद्ध शून्य संचालन के लिए प्रतिबद्ध हैं, जीरो कार्बन के लिए। फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर लॉन्च किया गया है, जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा स्तंभ क्या है? जलवायु वित्त को ठीक करना। हानि एवं क्षति, लॉस एंड डैमेज निधि का संचालन। ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन में 68% की कमी के लिए प्रतिबद्ध हैं, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तीसरा स्तंभ लोगों के जीवन में आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना। जीवन और आजीविका पे ये हम ध्यान केंद्रित करेंगे। सतत कृषि, लचीला कार्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा का शुभारंभ। जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप CHAMP लॉन्च किया गया। चौथा स्तंभ क्या है? हर चीज को पूर्ण समावेशिता के साथ रेखांकित करना। युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति। COP28 जेंडर रेस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च किया गया। जलवायु कार्रवाई पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति हुई है। ठीक है, जलवायु से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कुछ नोट यहाँ पे दिया गया है जो जरूरी चीज़ें हैं। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के लिए नुकसान और क्षति को मंजूरी दी गई है। इस कोष नुकसान और क्षति कोष को मंजूरी दी गई है। इस कोष में UAE ने $100 मिलियन, यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन और USA ने 17.5 मिलियन एवं जापान ने $10 मिलियन। $100 मिलियन दिया है
यूएई ने $275 मिलियन दिया, यूरोपीय संघ ने, और यूएसए ने $17.5 मिलियन और जापान ने $10 मिलियन का योगदान किया है, तथा इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। COP 28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में COP 33 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में कराने का प्रस्ताव दिया। पीएम मोदी ने दुबई में COP 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टसन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेसिंटो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया। अगला है पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू किया। 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं 15 नवंबर को, ठीक है। ये झारखंड दिवस भी है, झारखंड राज्य की स्थापना इसी दिन हुई थी। यह योजना 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि इसकी क्या है? 23-24 से 25-26 तक। कुल परिव्यय इसमें क्या होगा? 24,104 करोड़। उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। योजना इस पर केंद्रित है क्या? पक्के मकानों का प्रावधान है, मोबाइल टावर की स्थापना करनी है, पाइप से जल आपूर्ति, संपर्क सड़कें बनानी है, जैसे गांव के अंदर से जो मुख्य सड़क पर जोड़ेगी संपर्क सड़क, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, दवा के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयां और छात्रावासों का निर्माण, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना, 0.3 किलोवाट सौर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, यह 106वां मतलब 106th अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, जबकि यह 128वां संविधान संशोधन बिल था। बिल की बात करें तो 128वां था और एक्ट की बात करें तो ये 106वां 106। यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीट भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। मतलब एक बार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में महिलाओं को मौका दे दिया जाएगा। अगर 33% आरक्षण है और चक्रानुक्रम में है तो 15 साल मतलब 3 बार के इलेक्शन में हर सीट से एक बार महिलाओं को मौका मिल जाएगा। उसके बाद जब वो अच्छा काम करेंगी तो लोगों को पता चलेगा तो खुद ही उनको वोट मिलेंगे और इसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है। इसको खत्म करने की बात नहीं की गई है, एक बार के लिए 15 साल के लिए किया गया है। अनुच्छेद 330A और 332A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170(3)82 में संशोधन किया जाएगा परिसीमन के लिए। लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया, 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया और राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये पास किया गया। सिर्फ 2 सांसदों ने इसका विरोध किया था, बाकी सबने समर्थन किया या फिर वॉकआउट कर गए। G20 दिल्ली घोषणा। G20 दिल्ली घोषणा क्या है? G20 समिट दिल्ली में हुआ था, उसके बारे में घोषणा पत्र के प्रावधान क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया है कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोडमैप, महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, 2030 तक 3 गुना नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता। G20 में पहली बार UNGA 75 एक UNSC सुधार पर समझौता, अफ्रीकी संघ सम्मिलित हुआ। अफ्रीकन यूनियन पहली बार G20 में सम्मिलित हुआ। ये 2023 में हुआ था। भारत मंडपम तैयार किया गया था, इसके लिए आपको पता होगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है 2023 में, जब नई दिल्ली में हुआ। कंपनी की श्रेणियां क्या क्या है? कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, अर्थात महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में कंपनी की 3 श्रेणियां हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है। अक्टूबर 2024 में 14वां महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी। ठीक। 13वीं महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगस्त 2024 तक भारत में 21 नवरत्न कंपनियां, 21वीं नवरत्न मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है और 20वीं IREDA है। 21 नवरत्न कंपनियां हैं और 14 महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न का मानदंड क्या है? कब महारत्न का दर्जा दिया जाता है? महारत्न के मानदंड: नवरत्न का दर्जा पहले से प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, 3 साल की औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ होनी चाहिए, कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ का होना से अधिक होना चाहिए, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए। नवरत्न के लिए मानदंड क्या है? मिनी रत्ना एक अनुसूचित ए का दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्ष में से 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट हो, 6 प्रदर्शन संकेतकों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की बातें बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले 1966-67 में केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पेश किया गया था। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा एमएसपी का वाणिज्यीकरण किया गया। 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई। एमएसपी से जुड़ी कुछ शर्तें: हेतु किसान द्वारा रसायन, उर्वरक, बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय। ठीक है, इन चीज़ों के लिए जो किसानों को खर्च करना पड़ता है। हेतु एफएल हेतु पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ। ठीक है, एफएल हेतु। और सी2 क्या है? इसमें A2 प्लस एफएल साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है। स्वामीनाथन जी को मिला भारत रत्न। स्वामीनाथन जी की सिफारिश है। सरकार को उत्पादन की भारित औसत लागत और कम से कम 50% अधिक एमएसपी बढ़ाना चाहिए, यानी एमएसपी लागत C2 प्लस 50%, लेकिन सरकार लागत की गणना 1.5 गुना A2 प्लस एफएल के रूप में करती है। भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवीनतम संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। नए संसद भवन की विशेषताएं क्या क्या हैं? इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन में 6 द्वार हैं: गज द्वार, अश्व द्वार, शार्दुला द्वार, हंसा द्वार, गरुड़ द्वार और मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना हुआ है और इसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। कुल मिलाकर 1272 सीट हो गई हैं। ठीक है, ये जरूरी था क्योंकि अब एक्सपेंशन भी होगा हमारे लोकसभा और राज्यसभा के क्षेत्र का 2025 के बाद, इसलिए ये चीज़ें जरूरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता आ रहा है। चोल साम्राज्य से सेंगोल का इस्तेमाल होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और शामिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का
आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR। इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4OM द्वारा संकलित और 2 अप्रैल 2024 को इसरो द्वारा जारी किया गया भारतीय परिदृश्य क्या है। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल हैं। 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या लियो ऑर्बिट और में 22 और जियो ऑर्बिट में 29 है। लियो ऑर्बिट में 22 है, लो अर्थ ऑर्बिट, और जियो ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में 29 है। ठीक है। और उसके बाद क्या, इसके अलावा 2023 में के अंत तक 3 भारतीय अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे। ठीक है, 3 भारतीय मिशन भी सक्रिय थे। और कौन कौन से हैं? चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 ऑर्बिटर। 2023 तक भारत प्रक्षेपणों की कुल 22 रॉकेट निकायों की कक्षा में स्थापित किया गया। PSLV-3 का ऊपरी चरण 2001 में आकस्मिक रूप से टूट गया और 371 मलबा उत्पन्न। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट निकाय POEM-2 सहित अपनी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किए गए। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति 2024 रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की गई। यह वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति प्रवृत्तियों के अनुमान का विश्लेषण करती है। विश्व में कुल मत्स्य पालन जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के सर्वकालीन रिकॉर्ड पर पहुंच गया। एशियाई देशों में 70% जलीय जानवरों का उत्पादन किया। इसके बाद यूरोप और लैटिन अमेरिका देश का स्थान रहा। सबसे ज़्यादा एशियाई देशों ने 70% उत्पादन किया। मुख्य जलीय पशु उत्पादक देश चीन 36% और भारत 8%। नंबर 1 पे चाइना, 2 पे भारत और इंडोनेशिया। भारत की स्थिति क्या है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक। मछली में तीसरे स्थान पे और जलीय कृषि उत्पादक में दूसरे स्थान पे। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश का सकल मूल्यवर्धन GVM के लगभग 1.09% और कृषि GVM का 6.724% का से अधिक का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का साधन है। इतने ज़्यादा लोगों की आजीविका का साधन बनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का 8वां संस्करण। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया। वर्ष 2023 सर्वेक्षण का विषय क्या था? अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। वर्ष 2024 सर्वेक्षण विषय कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। वेस्ट कम हो और जो हो उसको पुनः उपयोग करें और जो पुनः उपयोग के लायक न हो उसको रिसाइकल करें। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हमेशा इंदौर शीर्ष स्थान पे रहता है, इस बार सूरत भी उसके साथ शीर्ष स्थान पे पहुंच गया है। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों तक अकेले शीर्ष स्थान पर था। ठीक है, इससे प्रश्न बन सकता है कि इंदौर कितने वर्ष तक शीर्ष स्थान पे था? तो 6 वर्षों से अकेले था और ये 7वीं बार सूरत के साथ पहले स्थान पर है, मतलब 7 साल से लगातार
पहले स्थान पे है। ठीक है, सबसे कम स्वच्छ शहर में कोलकाता है 1 नंबर पे। ठीक है, 1 नंबर पे कोलकाता है। 2 नंबर पे आसनसोल है पश्चिम बंगाल का। 3 पे हावड़ा, तीनों पश्चिम बंगाल के हैं जो 1, 2, 3 पे हैं। सबसे कम स्वच्छ शहर में कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। सबसे कम स्वच्छ राज्य में है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के कासवाड़ सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। पाटन और लोनावाला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड नरोजाबाद मध्य प्रदेश को दिया गया है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड पणजी गोवा को दिया गया है। वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। दूसरा स्थान प्रयागराज का रहा है। मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। एमपी की छावनी बोर्ड है महू। महू को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड घोषित किया गया है। वर्ष 2023 के सर्वेक्षण में कुल 4,477 शहरी स्थानीय निकाय, 61 छावनियां और 88 गंगा के किनारे वाले शहर ने भाग लिया। 88 में से पहला नंबर वाराणसी का, दूसरा मिला इलाहाबाद प्रयागराज को। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहर में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। और स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए गान है, क्या गान है? नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। ठीक है, तो ये हमारा News@365 यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे हम दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप तैयारी में जोर शोर से लगे रहिए। 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाली है बीपीएससी प्री की। और ईदु घोषला में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम अगले टॉपिक के साथ जल्द